अरे अरे आयशा, ये क्या बोले जा रही हो? बस बोलती जा रही हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं सुनना है तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आरव की शादी के लिए मैं आरव के घर आया हुआ था, तो यहीं रुका हूँ और आज उसकी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से बाकी जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और अभी फोन रखो, मुझे रूबल चौधरी के साथ बाहर जाना है। ये कहकर अमन ने आयशा का फोन काट दिया। अमन का फोन काटते ही आयशा परेशान हो गई और टेंशन में आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राची और अमन फिर से एक हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आयशा का बिछा बिछाया जाल बर्बाद हो जाएगा। वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसे मन से मोहब्बत नहीं थी तो ठीक है, पर पैसों से तो थी ना। और इसी दौलत और रुतबे के लिए वो प्राची को अमन से हमेशा के लिए अलग कर रही थी। बार बार उसे यही टेंशन होती थी कि कहीं अमन और प्राची एक हो गए तो क्या होगा। अमन ने आयशा का फोन काटा और रूबल चौधरी के पास जाकर बोला, आपने मुझे बुलाया? हाँ अमन, हमें आरव के शोरूम जाना है। आरव के शोरूम पर क्यों? वो डील की कुछ बात करनी थी ना, रूबल चौधरी ने कहा। पर अभी तो आप कह रहे थे कि डील कैंसिल हो गई है, आई मीन पोस्टपोन हो गई है। हाँ हाँ, डील पोस्टपोन हुई है, लेकिन डील से रिलेटेड कुछ क्लाइंट से बात करनी है तो शोरूम जा रहा हूँ। मैंने सोचा तुम भी चल लो साथ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर अमन रूबल चौधरी के साथ चला गया। वो आरव और प्राची के शोरूम में पहले भी जा चुका था और फिर दोबारा जा रहा था। शोरूम में सब मौजूद थे, बस प्राची शोरूम में नहीं थी। युग, आरव, मैनेजर रीटा, रूबल चौधरी, अमन, क्लाइंट्स के साथ सब बैठे हुए थे। आरव उन सब की ओर देखकर बोला, हाइक की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अब हम एक न्यू मारुति लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मारुति के पार्ट्स रूबल चौधरी की कंपनी में बनेंगे और इसकी वेबसाइट लॉन्च होगी अमन की कंपनी से, और इसकी मार्केटिंग युग चौधरी की कंपनी से होगी। आरव की बात सुनकर सामने बैठे क्लाइंट में से एक क्लाइंट उठकर बोला, हम मारुति की डिजाइन्स देखना चाहेंगे। क्लाइंट की बात सुनकर आरव ने मैनेजर रीटा को इशारों में कुछ कहा तो मैनेजर रीटा के केबिन में जाकर फाइल लेकर वो लेके आई और फाइल क्लाइंट के हाथों में देकर बोली, सर ये डिजाइन्स आप चेक कर लीजिए। क्लाइंट ने उसी टेबल पर रखकर फाइल खोली तो उसे कार की कुछ न्यू डिजाइन देखने को मिली। डिजाइन्स देखकर वहां मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। अमन की नजर भी उस फाइल पर बनी डिजाइन्स पर थी। उसे डिजाइन्स काफी जानी पहचानी लग रही थी। तभी युग उन सारी डिजाइन्स को देखकर बोला, वंडरफुल, ऐसी डिजाइन्स तो हमने पहले कभी नहीं देखी। या यू आर राइट, सारी डिजाइन तो बहुत हटकर है। क्लाइंट ने युग को सपोर्ट करते हुए बोला, वो तो होंगी ही, हमारे शोरूम की मेन सीईओ प्राची ने बनाई है। आरव के मुंह से ये सुनकर अमन चौंक गया और डिजाइन्स देखकर सोचने लगा, हाँ ये बात तो सही है, प्राची की डिजाइन्स काफी अच्छी होती हैं। पहले भी जब प्राची उसकी कंपनी में जॉब करती थी तब सारे कॉन्ट्रैक्ट के डिजाइन्स प्राची ही बनाती थी और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसी के बलबूते मिले थे। तो ये डील अब कंफर्म करें? क्लाइंट ने पूछा। हमें ये डील परसों कंफर्म करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे शोरूम के पार्टनर प्राची की तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे ही वो ठीक होगी हम डील की बात कंफर्म कर देंगे। मीटिंग खत्म होते ही सब वहाँ से चले गए और उनके जाते ही रूबल चौधरी आरव की तरफ देखकर बोला, इस लड़की में काफी टैलेंट है। हाँ ये तो है, टैलेंट तो उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। वो हर चीज में अपनी लगन लगा देती है, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को उसकी अच्छाइयाँ नजर नहीं आती। आरव ने अमन को देखकर कमेंट करते हुए कहा तो युग रूबल चौधरी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, हीरे की पहचान केवल जौहरी को होती है जनाब, हर किसी को हीरा तराशने का मौका नहीं मिलता। हाँ ये तो है, आरव ने युग की बात सुनकर जवाब दिया। अमन वहीं खड़ा खड़ा चुपचाप उन सब की बातें सुन रहा था। वो समझ भी रहा था ये सारी कमेंट बाजी उस पर हो रही है, पर वो नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब क्यों प्राची को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि प्राची ने अमन को धोखा दिया है। अमन ने प्राची को नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब आरव के घर वापस लौट गए। प्राची की तबीयत में हल्का सा आराम था। सब टेबल पर बैठकर रात का डिनर कर रहे थे। टेबल के पास सब बैठे हुए थे। इतने में युग उन सब की तरफ देखकर बोला, प्राची कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो नहीं आ रही है, मधु ने जवाब दिया। तो क्या उसने कुछ खाया? नहीं, वो कह रही थी उसका मन नहीं है। मैंने काफी मनाया पर वो नहीं मानी। आप लोग मुझे प्लेट दो खाना लगाकर, मैं जाता हूँ। ये सुनकर मधु ने एक प्लेट में खाना लगाकर युग को दे दिया। युग खाने की प्लेट लेकर प्राची के कमरे में गया। प्राची उस टाइम बेड पर लेटकर आराम कर रही थी। युग के आते देख प्राची अपनी जगह से उठी तो युग ने उसे सपोर्ट करते हुए उठाया और उसके बैक में पिलो लगाकर उसे सहारा दिया। प्राची उठकर बैठने लगी तो बोली, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था,
सुना है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है, प्राची ने हल्की सी थकान भरी आवाज में कहा। ऐसे खाना नहीं खाओगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। लो कुछ खा लो। ये कहते हुए युग ने खाने का बाइट प्राची की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो प्राची ने उसके हाथ से बाइट झटका, पर गुस्से में कहा, मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। प्राची को ऐसा करते देख युग मुस्कुराया और उसकी तरफ देखता हुआ बोला, खाने से क्या बुराई है, खा लो ना। युग को ऐसा करते देख प्राची को हल्की हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि युग इतना सपोर्टिव कैसे हो सकता है। इसकी जगह कोई और होता तो वो अभी यहाँ से थाली फेंक कर चला जाता, पर ये तो उल्टा उसे ही मना रहा है। ये देखकर प्राची ने चुपचाप खाना खा लिया। प्राची को खाना खिलाकर युग वापस जाने लगा तो प्राची ने उसे रोकते हुए बोला, सुनो, थैंक यू। प्राची के मुंह से ये सुनकर युग मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। युग को ऐसे मुस्कुराता देख आरव उसके पास आकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज। कुछ भी तो नहीं, युग ने आरव से अपनी नजरें बचाते हुए कहा। तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने दोस्त आरव से नहीं। बताओ ना क्या बात है, जल्दी से, ज्यादा बनो नहीं मेरे सामने। प्राची को खाना खिलाकर आया था, बस इसीलिए खुश था, युग ने कहा। इधर मधु प्राची के पास जाकर बोली, यार प्राची, हमने आरव के लिए जो सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया था वो कहाँ है? मधु कबर्ड में रखा हुआ है। प्राची ने सामने कबर्ड की ओर इशारा किया तो मधु कबर्ड से गिफ्ट निकालकर प्राची के पास आकर बोली, तो हम सब चलें आरव को गिफ्ट देने। अब आगे क्या होता है? ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ये कहानी बहुत ही शानदार है, इंटरेस्टिंग है, तो आने वाली बातें भी ऐसी ही होंगी।